Federalism is derived from the word fetus and it means treaty. तो जो ideally federations हैं, जो coming together federations हैं, initially coming together federations ही थी, which used to come together, enter into an agreement and form a federation, form a larger unit. Or in this process, they used to give away some of their rights. So अगर छोटी units are integrating and merging with to form a bigger unit, so they're going to give up some of the subjects in which they're going to legislate or administrate. So legislative, administrative or judicial powers are given away to the central unit, to the federal unit. So there is essentially a division of power. Or to understand why India is a federal country, we need to understand the key features of federalism. कि federalism में क्या क्या होता है. So I'll just recap once. I'll just read through it. कि there are 2 or more levels of government. USA में federal government है, state government है. India में federal, state और अभी local self government भी है, which is called Panchayati Raj in rural areas, and municipalities, municipal corporations अलग नाम है in urban areas. Then they have their own division of powers. देखो दो phrase होते हैं, एक तो separation of powers है and other is division of powers. Separation of powers हम बात करते हैं in terms of legislative, executive and judiciary. जो भी आपके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं उसके में करते हैं कि these are different kinds of powers और इनकी separation होना चाहिए ताकि autocracy form ना हो जाए. Division of powers होता है कि इन्हीं की जो powers हैं within legislative, executive और judicial, ये अलग-अलग tiers में, अलग-अलग levels में divided होती हैं. So both these concepts are different. Then to be a federal country, a country needs to have a written constitution. USA का सबसे पुराना और सबसे छोटे वाला constitution है. In late 18th century उनका constitution ready हो गया था. इंडिया का सबसे बड़ा है और सबसे detailed भी है. So all the provisions of federalism are mentioned in it. और because all the principles of a federal government are mentioned in it, so it cannot be changed unilaterally. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है. इंडिया के केस में जैसे अगर आपको कोई भी फेडरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अफेक्ट करता है डिवीजन ऑफ पावर्स को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट से अगर कोई सब्जेक्ट हटाकर सेंट्रल लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है, तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट, क्योंकि वो लेजिस्लेट नहीं कर पाएगा या उसका जो सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन को हटाकर कॉन्करेंट सब्जेक्ट कर दिया तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट करने लग गई एजुकेशन के ऊपर, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन दी स्टेट्स पावर्स, क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट और सेंटर दोनों बनाते हैं लॉज और कहीं पे भी उन लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो स्टेट का लॉ है दैट इज गोइंग टू प्रिवेल, वो चलेगा. तो अगर कोई भी ऐसा चीज, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं व्हिच अफेक्ट्स द डिवीजन ऑफ पावर्स या जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है, तो सच अ प्रोविजन, सच अ अमेंडमेंट कैन ओनली बी अप्रूव्ड थ्रू अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड 50% ऑफ द स्टेट्स. तो यूनिलैटरली अमेंड नहीं हो सकते कि दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर, और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग और 50% ऑफ द स्टेट्स शुड एग्री टू इट. तो अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट निकालना है फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें एक तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और जो स्टेट्स हैं कम से कम, अगर अभी हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं तो at least 14 states should agree to it, तब जाकर ये पास होगी. Then there is judicial supremacy. इंडिया के केस में judicial supremacy है. Supreme Court is the Supreme Court of India.
इज द हाई टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी फेडरल डिस्प्यूट होता है जो कि दो से स्टेट्स दो स्टेट्स के बीच में है, या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में है, या सेंटर और स्टेट के बीच में है, तो सच डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड बाय द जुडिशरी। तो इसके लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। जुडिशियल मतलब आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है इस केस में। एक तो डिस्प्यूट कोई भी होता है वो रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरा क्योंकि जो फेडरल रिलेशंस है, जो संघवाद के जो भी मुद्दे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है विच हैज बीन रिटन, तो अब जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी उसके प्रोविजंस हैं, दे वर रिटन 70 इयर्स बैक। तो 70 साल पहले की चीज जो लिखी हुई है, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली एप्लीकेबल टुडे। आज के टाइम में काफी सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनको आज के टाइम में इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो इसलिए जुडिशरी बीच में आ जाती है। तो अगर कोई भी प्रोविजंस इंटरप्रेट करना होता है जिसके ऊपर डाउट है कि इसका मीनिंग क्या होगा आज के टाइम में, या इसका मीनिंग है क्या असल में, अगर उसके ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, सो दैट इज गोइंग टू डन बाय जुडिशरी। बहुत सारे केसेस हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स का। अभी हरियाणा और पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंकेज था, SYL कैनाल बनाने का था, तो दैट इज अ डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। Similarly, there is a dispute, Kaveri River water dispute. It is one of the oldest river water disputes in India. So, Kaveri River water dispute is between Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि स्टेट्स के बीच में होते हैं। तो इट कैन रिलेट टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। वाटर के ऊपर होता है, रिसोर्सेज के ऊपर हो सकता है, टैक्सेशन के ऊपर हो सकता है। ओके, देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए देयर आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू व्हिच आर क्लियरली स्पेसिफाइड फॉर ईच, कि ये वाला सेंटर के लिए है, ये वाला स्टेट्स के लिए है, तो इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ये भी मेंशन्ड है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से जनरेट होंगे और कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर किसका हक होगा। एक एग्जांपल दिया था, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है, सो दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है पर्सनल इनकम टैक्स। और जो प्रोफेशनल टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन डिफरेंट प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर हो तो प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, अगर लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो इनके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, अभी जीएसटी से पहले गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अलग अलग टैक्सेशन था। गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होती थी विच वाज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली। नहीं, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, उसके ऊपर जो टैक्सेशन बाहर होता था दैट वाज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और सर्विसेज पर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, जिसकी वजह से मल्टीपल टैक्सेशन हुआ करता था। तो ये चीज रिजॉल्व करने के लिए मतलब जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स था इसको ऑल्टर करना था, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकें। देन अल्टीमेटली टू मैनेज डाइवर्सिटी, जो फेडरलिज्म है इट इंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Generally but not always, federal system of government is applied in case of large countries. तो generally, लेकिन छोटी कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, जैसे स्विट्जरलैंड, इट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन वहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट है। तो जनरली ऐसी जगह पर जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर है उनका, देयर ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, सो इन सच केसेस फेडरलिज्म एंश्योर्स यूनिटी। अब फेडरलिज्म से क्या हो गया, ईच यूनिट जो भी सेपरेट यूनिट है तो दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, अपने लॉज खुद बना सकते हैं, अपने जो भी कस्टम्स वगैरह हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, एजुकेशन को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके की होनी चाहिए। तो इसकी वजह से यूनिटी मेंटेन रहती है, लड़ाई कम होती है इफ वी डिवाइड द पावर्स बिटवीन अस।
सो दो फेडरेशंस का बात किया था हमने, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर, द फोरमोस्ट एग्जांपल इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भी कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं. तो इसमें पहले छोटी यूनिट्स थी. तो अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद हो तो उसमें देयर वर 11 अमेरिकन कॉलोनीज, आई थिंक 11 थी या 9 थी. तो अमेरिकन कॉलोनीज थी पहले अलग अलग, और एक बार जब वॉर होगी दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन. तो उसके बाद में इन्होंने दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कि हम सारे मिलकर विल बी रनिंग अंडर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट. तो एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट कर दिया, एंड एवरीवन एग्रीड टू इट. तो दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो नाम में ही है यूनाइटेड स्टेट्स, जो जितने भी स्टेट्स हैं दे आर यूनाइटेड, तो थ्रू एन एग्रीमेंट. तो सिमिलरली स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है. देन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये होल्डिंग टुगेदर है. तो ये इनमें क्या है, ये पहले सिंगल कंट्रीज थी एंड देन दे वर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल स्टेट्स. तो फेडरेशन टॉप डाउन है, इसमें क्या है बॉटम्स अप, कि पहले स्टेट है उसके बाद में उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बन रही है. और यहाँ पर क्या है कि पहले बड़ी एंटिटी है और उसके बाद में उसको छोटी एंटिटीज में क्रिएट किया जा रहा है. और स्टेट्स तो अभी पिछले साल तक भी क्रिएट ही हो रहे हैं, ऑल्टर हो रहे हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली क्रिएट हो रहे हैं. जो फेडरल रिलेशंस है दे आर स्टिल चेंजिंग. तो वो क्यों हो रहा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की वजह से, मतलब टू एंश्योर कि जो हमारा जो कंट्री है तो दैट स्टेज टुगेदर. जम्मू कश्मीर को डिग्रेड करने का जो डिसीजन था, टू ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी, तो ये भी एक रीजन ये था कि टू एंश्योर यूनिटी ऑफ इंडिया. तो जम्मू कश्मीर में स्पेशली कश्मीर जो रीजन है तो वहां पर सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, मतलब देयर इज सर्टेन category of people in Kashmir who want to make a separate country out of Kashmir. तो ये एक थ्रेट था. तो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि उसको यूनियन टेरिटरी बना देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होगा उसके ऊपर, और दैट इज गोइंग टू एंश्योर यूनिटी ऑफ द कंट्री. नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया में फेडरल, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन फेडरल वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन लिखा हुआ है, फेडरल नहीं लिखा हुआ है. तो ये भी एक एग्जांपल है कि व्हाई इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, नॉट अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि यूनियन वर्ड मेंशन किया हुआ है. इट इज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ द कंट्री. ओके, देयर आर 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट. 92 और 93 में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था. तो फ्रॉम दीज इयर्स ऑनवर्ड्स, 92-93 के बाद में we have 3 levels of government: central government, state governments and local self governments. इसके अलावा हमारे 3 जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में किया हुआ है. तो 3 सूचियां हैं जो हिंदी मीडियम में कर रहे हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची, और ये कॉन्करेंट को देख लेना भाई, व्हाट यू कॉल कॉन्करेंट इन हिंदी. और जो कुछ भी अभी क्या है, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर. तो जो कोई भी, ये जो लिस्ट बनी थी ना, ये बहुत पहले बनी थी. तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है विच इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, तो वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहेंगे उनको, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के पास में जाते हैं, यूनियन के पास में जाएंगे, मतलब यूनियन ही उसके ऊपर कानून बना सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. वो तो पीछे जो कंडीशंस थी फॉर बीइंग अ फेडरल कंट्री, वो सारी की सारी मैंने मेंशन की थी. तो बस उसी का ही है, मेंशन किया हुआ है वो. देन इंडिया इज नॉट एन इक्वल फेडरेशन. जो इसके फेडरल यूनिट्स हैं वो अलग अलग है, इनके रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में अलग है, इनकी पावर्स अलग अलग हैं. तो आर्टिकल 370 लास्ट ईयर तो इट वाज क्वाइट पॉपुलर, अभी कोरोना ने ओवरटेक कर लिया उसको. आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स थे:
foreign affairs, defense and कम्युनिकेशन। तो फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थे, और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती थी। तो इट इज क्लियर कि जो बाकी स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो अप्लाई होती हैं, लेकिन फॉर द स्टेट ऑफ Jammu and Kashmir this was not applicable।